इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सजेस्ट किया है कि इस समय जो हॉस्टेजेस है हमास ने जिनको कैप्चर किया था 130 के लगभग अभी गाजा में है। तो इन हॉस्टेजेस में से कई हॉस्टेजेस इस समय जिंदा है। तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि इन हॉस्टेजेस को बाहर निकालना ज़रूरी है इस समय गाजा से। तो उसके लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है गाजा के अंदर। तो इसके मुद्दे में उन्होंने आज एक प्रोग्राम था एबीसी का, द न्यूज़ प्रोग्राम, उसमें इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हम यहाँ पर ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं गाजा में ताकि ये हॉस्टेजेस को जल्द से जल्द इनको बाहर निकाला जा सके गाजा से सुरक्षित तौर में। तो इनका इनका कहने का मतलब ये है कि गाजा में इस समय ऑपरेशन चलाना ज़रूरी है, क्योंकि रफ़ा के इलाके में अभी खबर चली है कि ऑपरेशन वहाँ पर इजराइल सेना ग्राउंड ऑफेंसिव करने वाली है। तो ग्राउंड ऑफेंसिव करने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि रफ़ा में इस समय 100 के लगभग इजरायली हॉस्टेजेस वहाँ पर होने की खबर मिली है। तो इनको जब ऑफेंसिव होगा तो इनको खोजने की कोशिश होगी और इनको जल्दी से जल्द इनको ऑपरेशन के तहत इनको बचाना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर हॉस्टेजेस की बचने की चांसेस है, ये नेतन्याहू करे। यानी कि वो कहना चाह रहे कि एक ही तरीका है हॉस्टेजेस को बचाने का, वो है ऑफेंसिव। जबकि जो दूसरे नेता है इसनकोट हो गया, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कुआर कैबिनेट में शामिल है, उनका अलग मानना है। उनका मानना है कि हॉस्टेजेस को बचाने के लिए हमको पहले सीज फायर डील करनी पड़ेगी हमास के साथ, फिर जाके ये हॉस्टेजेस हमारे पास आ सकते हैं सकुशल तरीके से। तो एसनकोट का कहना है कि अगर हम ऑफेंसिव करेंगे तो फिर इनके मारे जाने की भी संभावना हो सकती है। हॉस्टेजेस कई सारे जैसे अभी तक मारे भी जा चुके हैं। तो नेतन्याहू अलग विचारधारा के मानने वाले हैं और उनकी जो विचारधारा है उसी को आज उन्होंने इंटरव्यू में बताया। इसके अलावा जो नेतन्याहू है उन्होंने फॉक्स न्यूज़ संडे को भी इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने उनसे जब बाइडन के बारे में पूछा गया कि आपने बाइडन से आखिरी बार कब बात की है, तो नेतन्याहू कहते हैं कि मैंने 1 हफ्ते पहले की थी बाइडन से बात। उसके बाद बाइडन ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इसराइल की यहाँ पर पॉलिसी चल रही है गाजा में, वो ओवर टॉप होती जा रही है, यानी कि वो ज़्यादा ही कड़क होती जा रही है, ज़्यादा ही कठोर होती जा रही है, ये बाइडन ने कहा था। तो तब से लगता है कि नेतन्याहू ने उनसे बात नहीं की है। और नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब उनसे पूछा गया कि ओवर द टॉप का क्या मतलब समझ रहे हो आप, तो नेतन्याहू कह रहे हैं कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहते हैं बाइडन। लेकिन जब उनसे आगे पूछा गया कि आप बाइडन के बारे में क्या सोचते हो, बाइडन इसराइल से जो उनकी अभी तक 4 महीने से जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से वो इसराइल के लिए क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो नेतन्याहू ने कहा कि बाइडन ने हमारी काफ़ी मदद की है, मैं इसको मानता हूँ। तो उन्होंने अभी क्या है कि इसराइल के कई ऐसे मंत्री भी हैं जो कि बाइडन की सख्त आलोचना कर रहे हैं, जैसे बेन गवीर जो कि एक फायर राइट मिनिस्टर है। उन्होंने बाइडन की काफ़ी आलोचना की थी कुछ दिन पहले। उन्होंने ये तक कहा था कि जो बाइडन है वो हमास की मदद कर रहे हैं। तो ये कुछ फार राइट मिनिस्टर जो नेतन्याहू कैबिनेट के, वो तो बाइडन की सख्त आलोचना कर रहे हैं। लेकिन जो नेतन्याहू है वो प्रैग्मेटिक लीडर है, उनको पता है कि बाइडन हकीकत में इसराइल को काफ़ी प्रोटेक्शन अभी तक दे रहे हैं, तो उसको मान भी रहे हैं। अभी आज खबर आई है कि जो बाइडन है और नेतन्याहू दोनों आपस में बात करने वाले हैं संडे के दिन। तो इनकी जो बातचीत होगी इसका जो मुख्य इशू होगा वो होगा रफ़ा, क्योंकि रफ़ा में कभी भी ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो सकता है। इसराइल ने यहाँ पर एविक्यूशन ऑर्डर भी जारी कर दिया है, लोगों से कहा कि वो यहाँ से निकले। तो अगर रफ़ा में ऑपरेशन होता है, ग्राउंड ऑफेंसिव होता है, तो फिर ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर संकट बन सकता है, क्योंकि रफ़ा में 15 लाख लोग इस समय वहाँ पर शेल्टर ले रखा है उन्होंने। तो अमेरिका का जो स्पोक पर्सन है जॉन किर्बी, उन्होंने कहा था कि अमेरिका सपोर्ट नहीं करेगा इसराइल को अगर इसराइल रफ़ा के ऊपर ग्राउंड ऑफेंसिव करता है। तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू जब बात करेंगे बाइडन के साथ, तो बाइडन को अपना नज़रिया बताने की कोशिश करेंगे और बाइडन भी उनको अपना नज़रिया बताने की कोशिश करेंगे, ताकि दोनों एक दूसरे के बातों को समझ सके और कुछ एग्रीमेंट हो सके। या तो फिर अमेरिका सपोर्ट करेगा इसराइल को, चाहे वो छुप के करे, या फिर इसराइल अपने ऑफेंसिव को रोक देगा कुछ दिन के लिए। कुछ ना कुछ इस मीटिंग में निकलने वाला है। अभी खबर ये आई है, टेलीग्राम चैनल हमास का जो है अल कसम ब्रिगेड, उससे खबर ये निकली आज के दिन कि पिछले 96 घंटे में इसराइल ने जो ऑफेंसिव किया उसके कारण 2 इजरायली हॉस्टेजेस की मौत हो गई है और 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये खबर ये बताती है कि इसराइल का जो ऑफेंसिव है उससे इसराइल के जो हॉस्टेजेस हैं उनको ही नुकसान हो रहा है। अभी तक एक और रिपोर्ट इसराइल ने ही निकाली थी और रिपोर्ट उसमें बताया गया था कि 136 में से लगभग 20 हॉस्टेजेस अभी तक मारे जा चुके हैं और 20 और हॉस्टेजेस के बारे में पता नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट छपी थी। और उसके बाद फिर ये खबर आ गई है कि इसराइल के ऑफेंसिव में 2 और इसराइली हॉस्टेजेस मारे गए।
तो ये कहने का मतलब ये है हमास का कि हमास ये बताना चाह रहा है कि अगर इसराइल ऑफेंसिव करेगा रफ़ा में, तो फिर उससे और ज़्यादा इसराइली हॉस्टेजेस मारे जा सकते हैं। इसके अलावा हमास ने ये भी आज अल अक्सा टेलीविज़न चैनल जो है हमास का, उसके उसमें आज ये खबर निकली है कि हमास ने ये कहा है कि अगर इसराइल रफ़ा को निशाना बनाएगा तो फिर हमास किसी भी प्रकार का जो निगोशिएशन है उसमें उसको नहीं करेगा। क्योंकि अभी निगोशिएशन की बात की जाए तो 2-4 दिन तक पहले निगोशिएशन की बात चल रही थी कि दोनों के बीच निगोशिएशन हो सकता है, इसराइल और हमास के बीच। लेकिन हमास ने मॉडिफिकेशन कर दिया था जो प्लान था, उसके बाद इसराइल ने उस मॉडिफिकेशन को नहीं माना, जिस कारण ये जो बातचीत है वो टूट गई थी। तो इस मॉडिफिकेशन में होना ये था कि जो जो डील थी, सीज़फायर डील, वो लगभग 4.5 महीने की लगाई गई थी उसका टेन्यूर। और उसके दौरान हमास का कहना ये था कि जो ये हॉस्टेजेस हैं हम उनको छोड़ देंगे सबको, लेकिन बदले में जो इसराइल है उसको गाज़ा से अपने सिपाहियों को वापस लेना पड़ेगा। तो इसराइल इसके लिए तैयार नहीं हुआ, तो ये डील टूट गई थी। तो हमास अभी भी वो तैयार है डील करने को, और उसके जो लीडर है, हमास के लीडर, वो इजिप्ट में भी पहुंचे हुए थे कुछ दिन पहले, ताकि डील को नए सिरे से शुरुआत की जाए। तो हमास कह रहा है कि अगर रफ़ा में ऑफेंसिव शुरू हो जाता है तो फिर हम ये डील के बारे में सोचेंगे भी नहीं, यानी कि डील का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ये हमास का कहना है। तो हमास ने सख्त चेतावनी दे रखी इसराइल को कि इसराइल रफ़ा में एक्शन ना ले, और उसने ये कल के दिन भी कहा था कि अगर एक्शन लेगा इसराइल तो फिर हज़ारों लोगों की जान जा सकती है यहाँ पर। इजरायली फोर्सेस ने आज के दिन डिस्कवर किया एक टनल को, जो टनल है एक लंबा टनल था, 100 मीटर लॉन्ग टनल था। और ये खास बात ये कि जो टनल का एक गेट निकलता था, यानी एक इसका ओपनिंग गेट निकलता था, जो ये उनरुआ गेट, उनरुआ का गाजा का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर वो निकलता था उसका रास्ता। तो ये जो इसराइल लंबे समय से ये आरोप लगाता है उनरुआ के ऊपर कि उनरुआ की जो फैसिलिटी गाजा में है उसका इस्तेमाल हमास करता है, तो उसका एक और सबूत आज इसराइल को मिल चुका है। और इसराइल ने ये रिपोर्टरों को दिखाया उसने ये टनल, और उसने ये भी दिखाया कि जो इसकी ओपनिंग निकलती थी उनरुआ के हेडक्वार्टर में निकलती थी। तो जिस प्रकार से इसराइल ने लंबे समय से कहता रहा कि हॉस्पिटल जितने हो गए ये गाजा में, या स्कूल हो गए, इनको हमास यूज़ करता है, और यहाँ से उसने टनल निकाली हुई है इन रास्तों से ताकि किसी को शक ना हो। तो इसी का आज उनरुआ की हेडक्वार्टर में ये गेट निकलना एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्योंकि अगर ये बात सही है, इसराइल जो इसने आज खबर निकाली है, यानी उसके जो टनल वाली बात है, अगर वो पूरी तरीके से सच है, तो ये जो उनरुआ के ऊपर जो आरोप है वो लगता है कि उसको क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि उनरुआ के ऊपर एक और दूसरा आरोप ये भी है कि उनरुआ ने जब 7 अक्टूबर के दिन हमास द्वारा अटैक किया गया था इसराइल के ऊपर, तो उसमें उनरुआ के कुछ लोग भी शामिल थे हमास के साथ, जिन्होंने वो मिलकर अटैक किया था। फिलिस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी PRCS, इसने आज के दिन कहा कि इसराइल की जो फोर्सेस है वो अल अमर हॉस्पिटल के अंदर गैस नहीं आने दे रही है, जो ऑक्सीजन गैस होती है उसको पहुंचने नहीं दे रही है। तो इसी कारण अल अमर हॉस्पिटल में पिछले कुछ दिनों में 3 पेशेंट की मौत हो गई थी। तो यहाँ पर इसराइल ने अल अमर हॉस्पिटल, जो कि खान यूनिस शहर में पड़ता है, उसको उसने ब्लॉक कर रखा है पूरी तरीके से चारों तरफ से। तो जो भी यहाँ पर सप्लाईज आनी चाहिए तो उसकी पहले चेकिंग हो रही है इसराइल द्वारा। और इसराइल क्या कर रहा है, वो चेकिंग कर रहा है, लेकिन उस सप्लाईज़ को फिर आगे पहुँचने नहीं दे रहा है, जैसे कई दूसरी सप्लाईज़ भी हॉस्पिटल के लिए नहीं जा पा रही है। तो इस कारण ये स्थिति हो चुकी है कि यहाँ पर इसको शटडाउन आने की स्थिति हो चुकी है, क्योंकि फ्यूल जो तेल है वो तक नहीं पहुँच पा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। तो कभी भी अल अमर हॉस्पिटल का शटडाउन हो सकता है। अभी अल अमर हॉस्पिटल में 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रुके हुए थे, उनमें से ज़्यादातर निकल चुके, लेकिन कुछ गंभीर रूप से यहाँ पर बीमार थे तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल था। तो उन लगभग सैकड़ों की संख्या में उनकी तादाद बताई जा रही है। तो अभी तक हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल के अंदर है, और उनकी देखभाल करने के लिए कुछ डॉक्टर भी अभी हॉस्पिटल के अंदर रखे हुए हैं। तो हॉस्पिटल को चारों तरफ से इसराइल ने घेर रखा है, और उसने स्नाइपर भी लगा रखे हैं यहाँ पर। अगर उसको लगता है कि कोई संदिग्ध कार्रवाई हॉस्पिटल के अंदर हो रही है तो उसके स्नाइपर फिर वहाँ पर गोलीबारी भी कर देते हैं, जिसमें अभी खबर आई थी कि एक महिला की मौत हो गई थी अल अमर हॉस्पिटल में। तो इस तरह से हॉस्पिटल का, जिस तरह से इसराइल हॉस्पिटलों के ऊपर उसकी रणनीति लगभग एक जैसी है, उसने नॉर्थ गाजा में भी जब कार्रवाई की थी तो वहाँ पर भी जितने हॉस्पिटल थे उनको उसने ऐसे ही घेरा था और सप्लाईज नहीं पहुँचने दी थी, जिस वजह से हॉस्पिटल ने काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसी ही पॉलिसी अब वो खान यूनिस में भी अपना रहा है।